नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GK जीनियस सर। आज की क्लास में हमने हरियाणा जीके की जो एक सीरीज शुरू कर रखी है, 14 आपके पार्ट्स उसके आ चुके हैं और आज आपकी कौन सी क्लास रहेगी, क्लास नंबर जो रहेगी आपकी 15 नंबर। ठीक है भी, कौन सा नंबर आपका 15 नंबर जो क्लास है। हर एक क्लास के प्रति आप सब बच्चों का बहुत अच्छा प्रेम प्यार मिल रहा है अभी हमें। ठीक है भी, और क्लासें अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को क्या किया करो, वीडियो को शेयर किया करो भी। ठीक है, लाइक भी किया करो। और जो बच्चा नया आया है हमारे चैनल के ऊपर, वो बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करे। ठीक है भी, तो आज की जो क्लास का शुभारंभ करते हैं। 15 नंबर जो आपकी क्लास है, फर्स्ट जो उसका क्वेश्चन दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है भी। सरफावाद किस शहर का प्राचीन नाम था भी, यानी सरफावाद किस प्राचीन शहर का नाम था भी। अब सरफावाद किसका प्राचीन नाम था भी, सफीदों का जैसे जिक्र करते हैं, सफीदों का था, महम का था, हांसी का था, या फिर बहादुरगढ़ का भी। किसका था? बहादुरगढ़। तो सफीदों जो था ना, सरफावाद जो था वो किसका प्राचीन नाम था? तो आपको ध्यान होना चाहिए, बहादुरगढ़ जो आपका है, बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम है सरफावाद था। ठीक है भी, बार बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सैकड़ों इससे क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सरफावाद जो है ये बहादुरगढ़ का प्राचीन नाम था। बहादुरगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है? झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। झज्जर जिला कब बना था आपको ध्यान होना चाहिए, तो ये बना था आपका 15 जुलाई 1997 को। ठीक है भी, 15 जुलाई 1997 को दो जिले अस्तित्व में आए थे, एक तो झज्जर और एक फतेहाबाद। तो बहादुरगढ़ है ये आपका झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है भी, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार जो आपका कौन सा है, वो आपका बहादुरगढ़ है भी, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सरफावाद था भी। प्राचीन नाम क्या था आपका? सरफावाद था। बहादुरगढ़ किस नेशनल हाईवे पर स्थित है? NH9। NH9 हरियाणा के अंदर सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग रहेगा आपका NH9, जिसको पहले NH10 के नाम से जाना जाता था, परंतु HSSC अब भी इसको NH9 की बजाय NH10 मान रही है। आपने ग्राम सचिव का जो पेपर देखा होगा, उस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बे, हिसार ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH9 नहीं दिया था, उसने HN10 सही माना है। ठीक है, NH9 जो है ये हरियाणा में आपको ध्यान होना चाहिए बहादुरगढ़ से लेके किसको जोड़ता है? डब्बाड़ी को भी। ठीक है भी, आपसे पूछा जाएगा भी हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9 है। NH9 जो है ये हरियाणा में किस शहर से लेके किस शहर के बीच स्थित है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए बहादुरगढ़ से लेके डब्बाड़ी, क्योंकि ये दिल्ली से आपको ध्यान हो पंजाब में जाता है, फिरोजपुर का जब हम जिक्र करते हैं, फाजिल का फिरोजपुर जाता है। तो हरियाणा में किन किन शहरों को ये जोड़ता है? तो आपको डब्बाड़ी रहेगा सिरसा जिले के अंतर्गत, और झज्जर जिले के अंतर्गत कौन सा रहेगा आपका? बहादुरगढ़, जिसको प्राचीन काल में सरफावाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही बहादुरगढ़ में आपको ध्यान होना चाहिए पर्यटन स्थल है आपका गोरिया। कौन सा पर्यटन स्थल आपका? गोरिया। तो गोरिया पर्यटन स्थल भी हरियाणा के किस जिले में? जिले का जिक्र करे झज्जर और शहर का जिक्र करे तो आपका बहादुरगढ़ रहेगा भी। तो इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं, ये आपकी क्वेश्चन बनते हैं भी। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है बंबई को, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है भरतपुर को, और हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को भी। किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। तो इस तरीके के अलग अलग जो क्या बनते हैं आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से जैसे आपके और भी ऑप्शन दिए हुए, उन ऑप्शनों से भी मैंने आपको बार बार कहा है भी आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जैसे आपने जिक्र किया है, एक ऑप्शन आपका दिया हुआ है सफीदो। क्या दिया हुआ आपका? सफीदो। तो सफीदो का जो प्राचीन नाम था वो सरप दमन था भी। क्या था? सरप दमन। यानी सफीदो ये किस जिले के अंतर्गत आता है? आपके जींद जिले के अंतर्गत आता है। जींद जिला है, जींद जिले के, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सरफ दमन था, याद कर सकते हो। महम जो है ये रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। और इसका जो प्राचीन नाम क्या था? महेस्त। क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम है महेस्त। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। महम की बावड़ी का जैसे जिक्र करते हैं, सदोकलाल का जैसे हमें जिक्र करते हैं, तो महम जो है
महम का प्राचीन नाम क्या था? महेस्त था। और महम किस जिले के अंतर्गत आता है? तो आपका ये आता है ध्यान हो रोहतक जिले के अंदर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH आपका 9 रहेगा, अभी NH 9 रहेगा। हांसी का जो प्राचीन नाम है, हांसी का प्राचीन नाम था आसी। क्या नाम था? आसी। तो हांसी का प्राचीन नाम क्या था? आसी था। और हांसी भी आपका NH 9 के ऊपर स्थित है भी। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका 9 जिसे मैं जिक्र करता हूं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 9, ये दिल्ली से निकलता है, जिसे आपका ये जा रहा है कहां से? दिल्ली से लेके फिरोजपुर। NH कौन सा रहेगा आपका? 9 जो रहेगा, नेशनल हाईवे नंबर 9। इसके ऊपर है हरियाणा के, आपको ध्यान होना चाहिए बहादुरगढ़ स्थित है भी। क्या है आपका? बहादुरगढ़ स्थित है। बहादुरगढ़ के बाद में आप सांपला का जैसे जिक्र कर सकते हो, जिसको आजकल गढ़ी सांपला के नाम से जानते हैं। रोहतक का जैसे आप जिक्र कर सकते हो, रोहतक स्थित है। रोहतक के बाद में आप मदीना का जैसे जिक्र कर सकते हो। मदीना के बाद आप महम का जैसे जिक्र कर सकते हो। महम के बाद आप हांसी का जिक्र कर सकते हो। हांसी के बाद कैंट का जिक्र कर सकते हो, हिसार का जिक्र कर सकते हो, अगरवा का जिक्र कर सकते हो, फतेहाबाद का जिक्र कर सकते हो, डिंग रोड का जिक्र कर सकते हो, आप बहावदी का जिक्र कर सकते हो, आप सिरसा, ओडा और डब्बाड़ी। ठीक है भी। ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आपके NH 9 के ऊपर स्थित है। ठीक है भी। तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए इन चीजों के बारे में भी। तो सफीदो जो है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? जींद जिले की, जिसको सरफ दमन के नाम से जाना जाता है। मैम का नाम महेश था प्राचीन काल में। और हांसी का क्या नाम था? हांसी का नाम था, आपको ध्यान होना चाहिए, आसी। क्या था? आसी। पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है ये आपकी हांसी भी। ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट इस तरह की क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिन क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पंचवटी पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचवटी पर्यटन स्थल का जिक्र किया है, हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कुरुक्षेत्र में, पलवल में, कैथल में या फिर हिसार का जैसे जिक्र किया है। तो पलवल में आपका पंचवटी पर्यटन स्थल है भी, पलवल का जैसे जिक्र करते हैं। पलवल जिला कब बना था? आपको ध्यान में होना चाहिए, हरियाणा का 21वां जिला बना था भी। कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था पलवल। किससे अलग हुआ था? फरीदाबाद से भी। ठीक है भी, फरीदाबाद से भी। तो फरीदाबाद से जो, ठीक है भी, फरीदाबाद से अलग हुआ था आपका कौन सा? पलवल। किस जिले के रूप में अस्तित्व में आया था? 21वें जिले। किसे? 21वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। कब आया था? 15 अगस्त 2008 को भी। ठीक है भी, 15 अगस्त 2008 को एक जिले के रूप में क्या आया था? ये अस्तित्व में आया था भी। किससे अलग हुआ था? फरीदाबाद से। किससे अलग हुआ था? ये फरीदाबाद से अलग हुआ था। पंचवटी का जैसे जिक्र करते हैं, याद करना भी, पंचवटी पंच प्लस वटी से बना है भी। पंच प्लस वटी से बना है, यानी वट वृक्ष है भी। क्या है? पंचवटी जो है। अब खास करके आप नासिक चले गए। कहां चले गए? नासिक। चलो क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने क्लियर किया होगा, पंचवटी पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो पलवल जिले में। पंचवटी जो आपका जैसे आप जिक्र करते हो, ये पंचवटी है ना, ये पंचवटी कहाँ रहेगा आपका? राष्ट्रीय स्तर का अगर हम जिक्र करें भी, राष्ट्रीय स्तर पर ये पंचवटी कहाँ पर है? तो आप जब कभी भी नासिक जाओगे, कहां जाओगे आप? नासिक। ठीक है भी। तो नासिक में भी आपको पंचवटी मिलेगी। क्या मिलेगी? पंचवटी। 5 वृक्ष कहा जाता है, वहां पर किदवंतियां हैं भी। राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास के लिए जा रहे थे, ठीक है, तो नासिक में वो रुके थे। उसी समय खरदूषण जो रावण के भाई थे, उन्होंने आक्रमण कर दिया था। तो खरदूषण से मुकाबला करने के लिए जब राम और लक्ष्मण जा रहे थे, तो सीता को उन्होंने एक गुफा में बिठा दिया था। तो लक्ष्मण ने कहा भी हो सकता है इस गुफा के बारे में हमें जानकारी न मिले, तो उसने 5 यहाँ पर क्या लगाए थे? वृक्ष लगाए थे, जिसको पंचवटी के नाम से जाना जाता है। जब कभी भी आप जाओ नासिक, महाराष्ट्र, तो आप सीता गुफा भी है वहाँ पर, और सीता गुफा के साथ आपको 5 वृक्ष देखने को मिलेंगे। पौराणिक कथाएं हैं, किदवंतियां हैं, कहाँ तक सच्चाई है इसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है, परंतु है वहाँ जरूर भी वो 5 वृक्ष हैं।
प्राचीन वृक्ष है और कहा जाता है ये पंचवटी है भी। 5 वृक्ष किसने लगाए थे? लक्ष्मण ने लगाए थे, ताकि सीता के बारे में पहचान हो उसके भी। ठीक है भी, तो सीता की वहां पर एक गुफा भी बनी हुई है प्राचीन काल में, तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। तो नासिक में भी आपकी पंचवटी है, जबकि हरियाणा की पंचवटी का हम जिक्र करेंगे तो वो कहां पर रहेगी? आपकी पलवल। ये नासिक है आपका, नासिका से बना है भी। क्या बना है आपका? नासिका से। ठीक है भी, नासिका कहा जाता है ना भी। लक्ष्मण ने किसकी नाक काट दी थी? शूर्पणखा की नाक काट दी थी, तो यहीं पर काटी थी शूर्पणखा की नाक, नासिक में। ठीक है भी, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है आपकी? नासिक जो रहेगा आपका गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर कौन सा मेला लगता है आपका? कुंभ का मेला लगता है भी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक महाराष्ट्र में कुंभ का मेला लगता है। मैं बार बार आप सब बच्चों को बताता हूँ, भारत में 4 जगह कुंभ के मेले लगते हैं, नासिक, इलाहाबाद, उज्जैन और हरिद्वार। हरिद्वार में आपकी गंगा नदी है, उज्जैन में आपकी शिप्रा नदी है, और इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती संगम स्थल है। और एक रहता है आपका नासिक, जहाँ पर कौन सी नदी? आपकी गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी यहीं से, यानी नासिक से 35 किलोमीटर दूर त्रंबकेश्वर की जो पहाड़ियां, उन पहाड़ियों से क्या होता है? इनका उद्गम होता है। तो ये अलग अलग तरह की क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप करने की कोशिश किया करो। परंतु मेरा जहां तक देह है, आप सभी बच्चे प्रैक्टिकल करने की भी थोड़ी सी कोशिश किया करो। इनको जितने भी पर्यटन स्थल हैं, उन पर्यटन स्थलों को यदा कदा जब भी आपको मौका मिले देखने की कोशिश किया करो। ठीक है भी, भारत पाकिस्तान विभाजन के समय महात्मा गांधी हरियाणा के किस जिले में आए थे? यानी भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन के समय महात्मा गांधी हरियाणा के किस गांव में आए थे? हरियाणा के एक गांव में आए थे। गांव था नीलावाड़ी में आए थे वो, या फिर गुमथला गुट्टू में आए थे, या फिर घासेड़ा के अंदर आए थे, फिर या डिग्गल। तो आप सब बच्चे जानते हैं घासेड़ा गांव है मेवात का भी। कौन सा है? मेवात जिले का गांव है घासेड़ा। उस मेवात को अभी नाम दे दिया गया है नू। ठीक है, तो घासेड़ा गांव के अंदर महात्मा गांधी आए थे 1947-48 में, जब भारत विभाजन हो रहा था ना, भारत पाक 1947-48 का जैसे जिक्र करें, भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था और भारत से मुस्लिम जो हमारे भाई बंधु है वो पाकिस्तान जा रहे थे, और पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई बंधु जो है वो भारत आ रहे थे। यानी आपसी क्या हो रहा था? स्थानांतरण हो रहा था हिंदू मुसलमानों का। तो उस समय महात्मा गांधी हरियाणा में आए थे, और किस गांव के अंदर आए थे? घासेड़ा गांव में आए थे। और यहाँ पर मुस्लिम जो हमारे भाई बंधु थे उनको कहा था बे आप है ना बाहर छोड़ के न जाओ, भारत आपके लिए क्या है? सेफ है भी, या ठीक है भी, यहाँ पर रह सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। और आपको ध्यान होना चाहिए महात्मा गांधी का उसमें लोगों ने विरोध भी किया था भी, ये मुस्लिम जो हमारे भाई बंधु जा रहे हैं तो इनको जाने दिया जाए। ठीक है, कुछ लोगों ने इसको अच्छा भी बताया था, वो तो एक किदबंदी है, जैसे चलता है समाज में, अच्छा भी बताते हैं कोई काम करते तो बुरा भी बताते हैं। बुरा बताने वाले भी कुछ होना चाहिए भी, ताकि टोक न लगे भी। ठीक है भी, जैसे सुभाष चारण सर जी कहते हैं ना भी, ये डिसलाइक वाले जो आते हैं भी, ये तो एक क्या होता है? टिक्का होता है भी। क्या होता है? टिक्का। तो टोक न लगे होने भी चाहिए ऐसे लोग भी। तो घासेड़ा गांव के अंदर क्या है? महात्मा गांधी आए थे 1947-48 में। भारत पाक का जो अलग अलग मतलब देशों के रूप में विभाजन हो रहा था, भारत और पाकिस्तान का, जैसे जिक्र करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। तो ये चीजें आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में मैं और विस्तृत तरीके से आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में भी, खासकर नागरिकता से संबंधित जब हमारा चैप्टर रहेगा, भारतीय संविधान का भाग नंबर हमें 2 का जैसे जिक्र करते हैं, नागरिकता से संबंधित जो पढ़ते हैं, यानी नागरिकता से संबंधित 5 से लेके अनुच्छेद 5 से 11 तक जो पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल भारतीय संविधान में, तो वो किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। उस समय हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे भी। बाहर से पाकिस्तान जो गए थे उनको नागरिकता किस आर्टिकल के तहत मिलती है? पाकिस्तान से भारत आए उनको किस आर्टिकल के तहत मिलती है? 1947-48 में जब विस्थापित हुए थे उन लोगों के, तो उनकी नागरिकता से संबंधित भी भारत में क्या है? प्रावधान है। खास के एनआरसी जो आया था ना उस समय, तो और भी ज्यादा ये मुद्दा बन गया था। ठीक है भी, तो हम जिक्र कर रहे थे घासेड़ा गांव का भी। किस गांव का जिक्र कर रहे थे? घासेड़ा गांव। तो घासेड़ा गांव के अंदर महात्मा गांधी आए थे। उसके बाद में और भी गांव दिए हुए हैं भी। ठीक है भी, कौन कौन से गांव दिए हुए हैं? जैसे एक तो आपका गांव कौन सा है? नीलावाड़ी दे रखा है अभी। कौन सा गांव है? नीला गांव।
वाली, ये हरियाणा का प्रथम केसलेस गांव है। हरियाणा का प्रथम केसलेस गांव है भी। तो केसलेस जो गांव रहेगा, हरियाणा का प्रथम केसलेस गांव नीलावाली है। हरियाणा के किस जिले में? आपके सिरसा जिले में भी। किस जिले में है? सिरसा जिले में। यानी केसलेस गांव कौन सा रहेगा? आपका नीलावाली रहेगा। हरियाणा के किस जिले में है? तो हरियाणा के सिरसा जिले में है। और एक चीज आपको और भी ध्यान होना चाहिए, केसलेस विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे भी केसलेस यूनिवर्सिटी कौन सी है, विश्वविद्यालय कौन सा, तो आपका कुरुक्षेत्र भी। कौन सा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र। गुमथला गुट्टू दे रखा है। गुमथला गुट्टू आपका कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। और प्रथम वाईफाई गांव है भी, प्रथम वाईफाई गांव है हरियाणा का गुमथला गुट्टू है। और गुमथला गुट्टू को आपको ध्यान होना चाहिए, हाल ही में नायाब सैनी ने गोद लिया है भी। नायाब सैनी, ठीक है भी, आपने पढ़ा होगा भी। नायाब सैनी कहां से एमपी है? सांसद कहां से? कुरुक्षेत्र से। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा भी। कुरुक्षेत्र से जो सांसद है नायाब सैनी, उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किस गांव को गोद लिया? तो ये गुमथला गुट्टू है, जो हरियाणा का प्रथम वाईफाई गांव भी है। ठीक है भी, तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए इस चीज के बारे में। नायाब सिंह सैनी ने इस गांव को क्या लिया? हाल ही में गोद लिया, इसलिए करंट का क्वेश्चन बन जाता है। और खास करके अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर करवाई थी, उसमें मैंने इसके बारे में आपको बताया भी है। ठीक है भी, उसके बाद में एक गांव आपका कौन सा बच जाता है? डिग्गल है, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भी। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव भी। तो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो बड़ा गांव जो आपका रहेगा वो डिग्गल रहेगा। ठीक है भी, कौन सा गांव रहेगा? डिग्गल। डिग्गल का शिवालय बड़ा मशहूर है भी। तो डिग्गल गांव जो है ये हरियाणा का सबसे बड़ा गांव। अब बच्चों के मन में कई बार विचार ये भी आता है भी सिसाई नहीं है सर क्या? तो सिसाई पहले था भी। क्या था? सिसाई जो था ना, ये पहले बड़ा गांव था, परंतु सिसाई को अब नगर पालिका बना दिया है। नगर पालिका बनाने के बाद में सिसाई, तो सिसाई का स्थान किसने ले लिया? डिग्गल गांव ने भी। किस गांव ने ले लिया है? डिग्गल गांव ने ले लिया। तो ये चीज अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं? आपके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बनाने की क्या किया करो? कोशिश किया करो भी। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का, जैसे जिक्र करते हैं। तो नीलावाली, गुमथला गुट्टू और गासेड़ा और डिग्गल गांव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हरियाणा का जब गठन हुआ था उस समय हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी? यानी हरियाणा का जब गठन हुआ था उस समय हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी? सीटों का जिक्र किया है, 54 थी, 81 थी, या फिर 90, या फिर 17। तो आप सब बच्चे जानते हैं उस समय हरियाणा में विधानसभा की जो सीटें थी वो कितनी थी? 54 सीट थी भी। कितनी सीट थी हरियाणा के अंदर उस समय? 54 सीट थी। उसके बाद में फिर 1967 में आपकी 81 हो गई थी। 1977 में आपकी कितनी हो गई थी? 90 हो गई थी। ठीक है भी, तो अलग अलग तरह के ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे क्लियर करते हैं सभी क्वेश्चनों के बारे में। यानी 54 सीटें थी, 54 में से 10 आरक्षित थी भी। कितनी आरक्षित थी? 10 आरक्षित सीटें थी भी। ठीक है भी, उसके बाद में 1967 का जिक्र करें, 1967 में बढ़कर कितनी हो गई थी? आपकी 81 सीट हो गई थी। और आरक्षित सीटों का हम जिक्र करें तो कितनी थी? 15 भी। ठीक है भी, यानी आरक्षित जो सीट थी 1967 में, जब 81 सीटें थी हरियाणा के अंदर विधानसभा की, उसमें आरक्षित सीट कितनी थी? आपकी 15 सीटें थी। उसके बाद में 1977 में, कब? 1977 में हरियाणा विधानसभा के अंदर सीटें बढ़कर कितनी होगी? 90। और आरक्षित सीटें कितनी हो गई उस समय? 17 भी। ठीक है भी, तो वर्तमान में भी आपको पता होना चाहिए भी वर्तमान में कितनी विधानसभा सीट है हरियाणा के अंदर? तो वर्तमान में भी 90 है। यानी आज भी हम 1977 को फॉलो कर रहे हैं। 1977 में कितनी थी? 90 थी। और वर्तमान समय में भी कितनी? आपकी 90 विधानसभा की सीटें हरियाणा में। आरक्षित 1977 में 17 थी। और आज भी आप जिक्र करोगे तो हरियाणा के अंदर आरक्षित सीटें कितनी? आपकी 17 ही है। ठीक है, तो इस तरीके के अलग अलग क्या है ये आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन क्या था? हरियाणा का जब गठन हुआ, कब गठन हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी थी? 54 थी। आरक्षित अगर पूछे भी उस समय आरक्षित कितनी थी? तो 10 थी।
उसके एक साल बाद ही 1967 में हरियाणा विधानसभा की सीटों में क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। 1967 में कितनी हो गई थी, 81 सीटें हो गई थी, 81 में से 15 आरक्षित। उसके बाद 10 साल बाद 1977 में फिर विधानसभा की सीटें बढ़ी और 1977 में इनकी संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। और 90 में से आरक्षित कितनी विधानसभा सीट आपकी, 17वीं। ठीक है भी। तो ये इस तरीके के अलग अलग क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं। इन क्वेश्चनों को आप क्लियर करने की क्या किया करो, कोशिश किया करो विधानसभा के बारे में। अब देखो मैंने जैसे जिक्र किया है, हम केंद्र का जब जिक्र करते हैं भी, ठीक है भी, यानी केंद्र का जैसे जिक्र करते हैं तो केंद्र में क्या होती है, आपकी एक संसद होती है। क्या होती है आपकी संसद। और संसद के खास करके 3 जैसे अंक का जिक्र करते हैं, परंतु संसद में हम किससे बनती है, आपकी लोकसभा और राज्यसभा भी, लोकसभा प्लस राज्यसभा। ठीक है भी। यानी ऊपरी सदन भी होता है और निम्न सदन भी होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। ये तो केंद्र का हम जिक्र कर रहे हैं। किसका जिक्र कर रहे हैं, केंद्र का। अगर राज्य का जिक्र करें तो राज्य में भी 2 सदन होते हैं भी। क्या होते हैं, 2 सदन होते हैं। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में क्या एक सदन है भी। क्या है, हरियाणा में एक सदन है। दोहरा सदन, 2 सदन जो होते हैं ना, राज्य में क्या हो सकते हैं, 2 सदन भी हो सकते हैं। एक तो आपकी विधानसभा होती है। क्या होती है आपकी विधानसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है। और दूसरी आपकी विधान परिषद होती है। क्या होती है, विधान परिषद होती है। तो हरियाणा में एक ही सदन है जो क्या है, विधानसभा है। यहां पर विधान परिषद नहीं है भी, यहां पर विधान परिषद आपकी नहीं है। तो ऐसे आपके अलग अलग तरह की क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था भी। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था। यमुनानगर आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा का एक जिला है और 1 नवंबर 1989 को एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। किससे अलग हुआ था, आपका अंबाला से भी। किससे अलग हुआ था, आपका अंबाला से अलग हुआ था। तो प्राचीन नाम युगांधर था इसका, अब्दुल्लापुर था, व्यासपुर था या फिर सूप शंकु। तो आप सब बच्चे जानते हैं इसका प्राचीन नाम क्या था, अब्दुल्लापुर था भी। क्या नाम था इसका प्राचीन नाम है, अब्दुल्लापुर था भी। अब्दुल्लापुर मंडी के रूप में इसको जाना जाता था भी, अब्दुल्लापुर मंडी के रूप में। ठीक है भी। खास करके टिम्बर उद्योग के लिए जाना जाता है, लकड़ी उद्योग के लिए भी इसको जाना जाता है भी। ठीक है भी। तो यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था। उसके बाद में युगांधर दिया हुआ है, एक ऑप्शन, युगांधर जगाधरी का प्राचीन नाम था भी। किसका नाम था, जगाधरी। जगाधरी का जो प्राचीन नाम था वो युगांधर था भी। और जगाधरी भी किस जिले के अंतर्गत आता, आपका यमुनानगर भी। ठीक है भी, यमुनानगर। तो यमुनानगर और जगाधरी ज्वाइंट है भी, इसीलिए आपको मैंने कई बार बताया भी है, यमुनानगर और जगाधरी को हरियाणा का जुड़वा नगर कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। भारत में हम सिकंदराबाद, हैदराबाद का जिक्र करते हैं, परंतु हरियाणा में हमें जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा नगर या जुड़वा शहर के रूप में जानते हैं। तो युगांधर किसका नाम था, जगाधरी का था। व्यासपुर जो था वो विलासपुर का भी। किसका था, विलासपुर। ठीक है भी। और विलासपुर भी हरियाणा के किस जिले में है, ये भी आपका यमुनानगर के अंदर है भी। ये भी कहां पर, आपका यमुनानगर। ठीक है। महर्षि वेदव्यास से भी इसका संबंध जोड़कर चलते हैं भी। किदवंतिया है, कहते हैं महर्षि वेदव्यास जी का भी संबंध किससे है, विलासपुर, जिसका प्राचीन नाम क्या था, व्यासपुर था भी। ये चीज आप पढ़ सकते हो। ठीक है भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगाधरी भी आपको पढ़ना है। एक जो आपका दिया हुआ है सूप शंकु, क्या दिया हुआ है, सूप शंकु। तो सूप शंकु किसका प्राचीन नाम था भाई, सूप शंकु जो प्राचीन नाम था, सूप शंकु जो प्राचीन नाम था, आपको ध्यान होना चाहिए, ये था आपका बूडिया का भी। किसका, बूडिया। ठीक है। बूडिया भी आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, ये भी आपका यमुनानगर भी। ठीक है, यमुनानगर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। युगांधर, अब्दुल्लापुर, व्यासपुर और सूप शंकु है, ये चारों के चारों ही आपके यमुनानगर जिले के अंतर्गत आते हैं। किस जिले के अंतर्गत आते हैं, यमुनानगर जिले। सूप शंकु किसका प्राचीन नाम था, ठीक है भी। ये बुढ़िया जो गांव है ना, उस बुढ़िया गांव का प्राचीन नाम है सूप शंकु था। बुढ़िया का संबंध किससे मान जोड़कर चलते हैं, हमें बीरबल से भी। किससे जोड़कर चलते हैं, हमें बीरबल से जोड़ के चलते हैं। और बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश
दास भी, ठीक है भी, महेश दास इसके बचपन का नाम था। तो महेश दास बीरबल का बचपन का नाम था। और बीरबल जो है ये अकबर के नवरत्नों में से एक था भी, अकबर के नवरत्न भी, अकबर के नवरत्न। तो अकबर के नवरत्न जो है उन नवरत्नों में कौन सा था? आपका बीरबल था, जो अपनी कुशागर बुद्धि से, ठीक है, कलीवर मैन के रूप में भी जाना जाता है, यानी अपनी जो सूझबूझ के लिए जाना जाता है। और सूझबूझ के मामले में, ठीक है भी, यानी सूझबूझ के आधार पर ही इन्होंने अकबर का जो राज दरबार है उसमें अपनी अहम पहचान बनाई है, भी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। तो मैंने बार बार इनके बारे में, जैसे मैं यदा कदा आपको इनके संबंधी चुटकुले जिक्र करते ही रहते हैं इस चीज के बारे में, क्योंकि हाजिर जवाबी था भी। बीरबल क्या था? आपका हाजिर जवाबी था। हरियाणा के लोग तो वैसे ही हाजिर जवाबी हैं, तो बीरबल भी क्या था? आपका हाजिर जवाबी था। बीरबल का छत्ता तो आप पढ़ोगे, कहाँ पर पढ़ोगे? नारनौल के अंदर पढ़ोगे। और बीरबल का रंग महल जो था वो बुढ़िया यमुनानगर के अंदर, बुढ़िया का ही प्राचीन नाम शुभ शंकु था भी। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है भी। अकबर के काल में रहा है और अकबर के साथ काफी लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया है। कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं भी, जब यूसुफजइयों के साथ युद्ध करते हुए ये मारा जाता है बीरबल, तो अकबर सबसे ज्यादा व्यस्तित या सबसे ज्यादा परेशान या सबसे ज्यादा रोया जो था अकबर है, किसकी मृत्यु के उपरांत रोया था? बीरबल, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हमेशा हाजिर जवाबी रहते थे। और बीरबल और अकबर और बीरबल के बीच में हमेशा क्या है? मजाक चलता रहता था। मैंने एक दिन को पहले भी बताया था इस चीज के बारे में भी। एक बार अकबर ने कहा बीरबल को भी, बीरबल रात मेरे को एक सपना आया है। तो हो ही जाता है, हम ही कहते हैं कोतवाल वंश भी, क्या सपना है अभी बताओ जल्दी से। तो अकबर ने बीरबल को कहा कि रात मेरे को एक ऐसा सपना आया बीरबल, भी आप है ना एक गटर में गिरे हुए हो, यानी गंदे नाले के अंदर आप गिरे हुए हो। अब बीरबल ने सोचा भी जहापना अकबर ने आपकी बड़ी बेइज्जती की, अभी एक गटर में गिर दिया आपको। तो बीरबल कहाँ कम थे, बीरबल ने भी कहा भी जहापना मेरे को भी रात को एक सपना आया भी। तो अब अकबर पूछने लगे, बेट कैसा सपना आया भी बताओ बीरबल आप मेरे को। तो बीरबल ने कहा भी जहापना मेरे को यह सपना आया भी, रात आप है ना एक शहद के कुंड में गिरे हुए थे भी। अब अकबर ने सोचा चलो अच्छी बात है, इसने कम से कम मेरे को शहद के कुंड में तो गिराया, शहद के कुंड में गिरे हुए थे। फिर अकबर ने आगे पूछा भी आगे क्या हुआ? भी जहापना आगे क्या हुआ? आप मेरे को चाट रहे थे, मैं आपको चाट रहा था। तो अकबर बड़ा यानी बेइज्जती से महसूस हुई, क्योंकि अकबर ने उसको पहले ही कहा था भी आप तो गंदे नाले में गिरे हुए थे, यानी गंदगी में भरे हुए थे। कौन? बीरबल। और अकबर शहद में भरे हुए थे। तो बीरबल अकबर को चाट रहा था और अकबर बीरबल को चाट रहा था। तो ऐसा क्या थे? हाजिर जवाबी थे हमारे कौन? बीरबल, जिसके बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। तो ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे भी, ठीक है, जो अपनी कुशागर बुद्धि के लिए हमेशा जाने जाते हैं। हजारों हजारों क्या है उनसे संबंधित ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अपनी कुशागर बुद्धि का क्या दिया है? परिचय दिया भी। तो आज की क्लास में इतना ही भी। क्लास आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कोई सुधार करना है तब भी आप हमें इस चीज के बारे में बताएं भी। तो इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।